नमस्कार, मैं हूं स्नेहा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज बुलेटिन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नकली दवाओं की बिक्री पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नकली दवाओं की शिकायतों पर सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है और कहा है कि जानकारी मिलने पर संबंधित थाना में शिकायत दर्ज करें। राहुल गांधी के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों से वार्ता में कील ठोकने का काम कर रही है कांग्रेस। आंदोलन के नाम पर अस्तित्व बचा रही है। किसान आंदोलन में हॉलीवुड की एंट्री पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये सब आंदोलन नहीं बल्कि उसके नाम पर प्रयोग करने वाले लोग हैं। 3 तलाक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून बना तो मामला दर्ज हुआ। फोन पर तलाक देने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने वालों पर कार्रवाई होगी। कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियों पर ढिलाई पर कहा कि काम कर रही है मोदी जी की वैक्सीन। राम मंदिर निर्माण पर चंदे के नाम पर अवैध वसूली पर भी कहा। राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर गड़बड़ी की तो कार्रवाई होगी। 6 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन पर कहा कि मध्य प्रदेश में आंदोलन का कोई असर नहीं। 6 फरवरी के आंदोलन को लेकर इंटेलिजेंस की अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। फैजल खान जो कैलिफोर्निया के हैं, उनके बारे में ये फैसला आया है। कानून बना तो आज केस रजिस्टर्ड हुआ। धर्म स्वातंत्र विधेयक आया तो केस रजिस्टर्ड हुए। जो इस तरह का फरेब करने वाले लोग हैं, टेलीफोन पर तलाक लेने वाले लोग हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक सार्थक कदम उठा रही है जिसके परिणाम आना प्रारंभ हुए। कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की, और इसलिए संस्था को आगे आना पर एक पुनीत कार्य हो रहा है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। राजनीति के लिए राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहाँ कहीं भी आ जाओ। अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए, अच्छा नहीं है। ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और उन्हीं का प्रायोजन है। किसान आंदोलन आंदोलन नहीं, एक प्रयोग है। ये वो प्रयोग है कि एक जगह अगर सफल हो जाए, किसान एक विधेयक वापस हो जाए तो फिर हम CAA पे आ जाएं, फिर 370 पे आ जाएं, फिर राम मंदिर पे आ जाएं। अभी तक एक भी जना नहीं बता पाया कि उस काले कानून में काला क्या है। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश का ये आंदोलन होने लगे। CAA का आंदोलन भी यही था, किसान आंदोलन भी यही है। ये संभावनाओं पे चल रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे धन संग्रह को लेकर विश्वास सारंग ने बड़ा आरोप लगाया है। अवैध चंदा वसूली करते मिले युवक को लेकर सारंग ने कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है। धन संग्रह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और वामपंथी। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदे की फर्जी रसीद छपवा कर अवैध वसूली कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस को महंगाई पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 15 महीने की सरकार ने जितना पेट्रोल पर टैक्स लगाया है उतना कभी नहीं लगा। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। बीजेपी सरकार ने केंद्र और राज्य में जनता की सेवा की है। केंद्रीय बजट जो आया है वो विकासशील है और आत्मनिर्भर भारत बनने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के एक भी किसान का कर्ज नहीं माफ किया है। जो योजना बीजेपी सरकार ने लागू की थी वह योजना भी कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। किसान इस देश से पिछड़ा है तो वह केवल कांग्रेस की वजह से। किसान संशोधन बिल ने किसानों को ऊर्जा लाने वाला काम किया है। इस बिल से किसानों को अधिकार मिलता है, वहीं अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सकेंगे। इस तरह के जो लोग फर्जी तरीके से रसीद छपवाकर अनर्गल कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है। वो इस पूरे अभियान को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस के नेता आप देखें, हर दिन 2 दिन में
कुछ ना कुछ बयान देकर राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चिदम्बरम जी हों या कांतिलाल भूरिया जी जैसे नेता हों, वो लगातार राम मंदिर निर्माण के जन जागरण को रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि ये पूरा अभियान बदनाम हो। परंतु संपूर्ण हिंदू आज कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने। कांग्रेस और वाम दल के नेता कितना भी षड्यंत्र करें, राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा और हम सब अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे जिसमें हमारा संकल्प था कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने और उसमें हम भी कुछ कार सेवा कर सकें। सर, इस तरीके से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, तो क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अब ये बोलेगी कि चयनित करें और देखें कौन इस टाइप से कर रहा है? नहीं, देखिए, एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के जन जागरण का अभियान ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये तो हिंदुओं का अभियान है। जो भी हिंदू जिस भी स्तर पर है, जिस भी विचारधारा में है, वो सब चाहते हैं कि राम का मंदिर अयोध्या में बने और इसलिए ये हिंदू समाज द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें यदि कांग्रेस और वाम दल के नेता इसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और इस तरह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं रसीदें कटवा कर पैसे वसूलेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कांग्रेस का ही कार्य है और इस तरह से इस पूरे अभियान को बदनाम करने की साजिश है। बुंदेलखंड को लेकर दिल्ली दौरे पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जी से भेंट कर सिंचाई विभाग की दिल्ली में जो लंबित योजना है उनकी स्वीकृति अति शीघ्र मिलेगी। नगर निगम कोलार की जलपूर्ति बढ़ाने की योजना पर भी बोले। माफियाओं को लेकर मंत्री सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ड्रग माफिया, भूमाफिया, रेत माफिया, शराब माफिया और मिलावट माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और मिलावट के लिए जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि जिस प्रकार के 42 रासुका लगी थी वह पर्याप्त नहीं थी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी योजना बुंदेलखंड की केन बेतवा मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक हो गई है। मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है कि मैं अति शीघ्र समय लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत जी से भेंट करूंगा। केन बेतवाओं की जो लंबित योजनाएं सिंचाई विभाग की दिल्ली में है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, उसको अति शीघ्र स्वीकृति मिले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलग अलग थानों में थाना प्रभारी रह चुके ये पुलिस अफसर हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपराधियों में इनका नाम का खौफ बरकरार है। रिटायरमेंट के बाद इन जाबाज पुलिस अफसरों का वक्त कैसे कट रहा है, ये जानने की कोशिश हमारे एडिटर इन चीफ जुबैर कुरैशी ने की। तो आप भी देखिए और जानिए इन जाबाज अफसरों के रिटायरमेंट के बाद के सफर को। नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हम आज मौजूद हैं भोपाल के अपर लेक यानी कि बड़े तालाब पे। बड़ा तालाब भोपाल वासियों के लिए लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यहां पर से ही भोपाल, जो ख़ास तौर से ओल्ड भोपाल है, वहां पानी सप्लाई किया जाता है। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराने जा रहे हैं जिनके ऊपर एक वक्त में पूरे भोपाल की सुरक्षा का जिम्मा था, कानून व्यवस्था का जिम्मा था। 1977 और 78 बैच के ये उपनिरीक्षक थे, बाद में निरीक्षक बने और भोपाल यानी कि राजधानी के अलग अलग थानों प्रभारी के रूप में, थानेदार के रूप में जिम्मेदारी निभाई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ सुहास द्रविड़ साहब से, जो भोपाल के टीटी नगर, कोतवाली, गौतम नगर समेत कई थानों में थाना प्रभारी रहे। और ये सारे जो बैचमेट हैं आज गेट टुगेदर करने आए और लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात करने आए। सर बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बड़ा अच्छा मिलन समारोह होता है। हम महीने में एक बार ज़रूर मिलते हैं यहाँ पे और इस यहाँ पे जो तालाब है उसकी गतिविधियाँ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमारा।
सर अक्सर देखते हैं कि अधिकारी रिटायरमेंट के बाद घर में कैद हो जाते हैं, एक सोशल समाज से कट जाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो ग्रुप है हमेशा से गेट टुगेदर रखते रहे और मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपने आपस का जो बैचमेट हैं आपके, उसका जो एक चेन बनी रहती है वो नहीं तोड़ी। तो रिटायरमेंट के बाद आपका किस तरह से वक्त गुजर रहा है? हमारा वक्त ऐसे ही सुबह शाम घूमने का काम करते हैं, घूमते हैं अपनी सेहत के लिए, सुबह योगा करते हैं और महीने में 1 या 2 बार जब भी मौका मिलता है हमसे कहीं भी घूम के साथ में मिल के और अपने दिन आगे बढ़ा लेते हैं कि हम मतलब 1 महीने के लिए हमारा प्रमोशन हो जाता है उसमें और सब पूरी बातें भूल के पुराने दिनों में खो जाते हैं। हमारे साथ रजत साहब भी मौजूद हैं। रजत साहब भोपाल के कई शाहजहानाबाद, बेरसिया समेत कई थानों में टीआई रहे हैं और एडिशनल एसपी की पोस्ट से होशंगाबाद से रिटायर हुए हैं। बहुत स्वागत है रजत साहब आपका। थैंक यू जुबेर भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। बैच वाले सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग सब रिटायर्ड पर्सन हैं और रिटायरमेंट का सही आनंद ले रहे हैं। और ऐसा लगता है जब हम लोग सब इकट्ठे मिलते हैं और हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की जब हम लोग बातें करते हैं तो तबीयत गदगद हो जाती है। हमारे यहाँ व्यावसायिकता में दक्ष, होनहार, उत्कृष्ट सभी अधिकारीगण बैठे हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक समस्याओं का और क्राइम का यहाँ हल निकाला है भोपाल में और सबने अपने बैच का 77-78 का बड़ा नाम कमाया है। थैंक यू जुबेर भाई, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने भोपाल में क्राइम रिपोर्टिंग की आगाज़ किया था, शुरुआत की थी, तो यही सभी धुरंधर उस समय भोपाल में थाने टीआई के रूप में कार्यरत थे। और एक दौर था कि जब अपराधी जो होते थे किसी तरह के भी अपराधी, इनके नाम से कपकपाते थे। कई ऐसे हमारे सामने जो टीआई हैं इनका नाम चलता था, हम चाहे शरद चंद्र द्विवेदी साहब की बात करें, राकेश शर्मा साहब की बात करें, सिंधु साहब की बात करें, नवरत्न सिंह साहब की बात करें, तो ये सब लोग एक उस टाइम कहा जाता था कि इनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी भोपाल में किसी अपराध की रोकथाम की या विवेचना की। तो राकेश शर्मा साहब से बात करेंगे। राकेश सर, अब कैसा वक्त गुजरा है? लगभग 30 से 35 साल आपने पुलिस की नौकरी में दिए हैं और अब रिटायरमेंट के बाद किस तरह से वक्त गुजर रहा है? जुबेर भाई, हम लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत प्रसन्न हैं और जो जहाँ रहता है वहाँ सुबह का मॉर्निंग वॉक करता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है और जिसकी जो रुचि हो, जिस किसी की योग करने में रुचि है वो योग करता है। फिर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में सब लोग एक दूसरे की हालचाल जानते रहते हैं और खुश हैं, प्रसन्न हैं। अच्छा सर, अपराधियों पर आपका खौफ था, जो मेरे को अच्छे से याद है कि जब आप लोग भोपाल में राजधानी में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे तो कोई भी बड़ी से बड़ी लाइन आर्डर की घटना हो या कोई बड़ी आपराधिक घटना हो तो एसपी हो उस समय, क्योंकि अब तो डीआईजी सिस्टम हो गया, आपके दौर में एसपी, एक सिंगल एसपी चलते थे, तो एसपी सबसे पहले आप लोगों को इकट्ठा करता था, चाहे लाइन ऑर्डर हो चाहे। अब क्या हालत में और उस समय के हालत में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? अब वर्तमान की हालत में तो हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं साहब, और अब हम चूंकि सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो हम सीनियर सिटीजन के जैसे रहते हैं ना। हम अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते हैं, कोई मिल गया पहचान वाला, दुआ सलाम हो गई तो हो गई। बाकी सीनियर सिटीजन है साहब, जहाँ लाइन लग रही है बिजली के बिल में वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ शरद चंद्र द्विवेदी से, जिनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अदालत गोलीकांड सबको याद होगा कि भोपाल का बहुत फेमस गोलीकांड था, इसमें शरद चंद्र द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। करीब सीधे जो अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी उस चीज़ के ये खुद प्रत्यक्ष गवाह थे। और कई जैसे बड़े बड़े अपराधियों, चाहे मुख्तार मलिक हों, चाहे प्यारे फुक्की हों, इन जैसे अपराधियों पर नकेल कसने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भोपाल को उस समय अपराध मुक्त करने में ये जो हमारे साथ मौजूद हैं सारे रिटायर्ड टीआई, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शरद जी क्या कहेंगे, क्या किस तरह से जो 35 साल की सर्विस, अपराधियों से लगातार आपका आमना सामना होता था, अब उस चीज़ को मिस करते हैं? हाँ, मिस तो करते हैं। खून तो वैसे ही जोश मारता है और हमारे साथ में सबसे अच्छी बात ये थी हम सारे बैच वाले एक साथ ही पदस्थ थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी पूरे बैच के वजह से, जिसका कि भोपाल की जनता को भी लाभ मिला। और भोपाल इतना प्यारा है कि हम सब लोग यहीं बस गए, कोई भी भोपाल से बाहर नहीं गया। जिसने जनरली भोपाल में नौकरी की है तो सब यहीं बस गए हैं और भोपाल